जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग मगध राज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग देखें कि मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ, और उसमें देखें कि कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक था आपका हसीन मशुकसा, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो पहला शासक कौन था भाई? हर्यक वंश का तो बिंबिसार। पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। दूसरा वंश शिशुनाग वंश, तीसरा वंश नंद वंश, चौथा आपका मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कण्व वंश और सातवां आपका सातवाहन वंश। जिसमें हम लोग हर्यक वंश को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और नंद वंश को भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और देखें कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को किस प्रकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने विनाश किया नंद वंश का, और उसके जगह पे एक नए वंश का उदय किया जिसका नाम रखा मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व ही बताए थे कि 2 विदेशी आक्रमणकारी आए और भारत पर आक्रमण किए, जिसका पहला था आपका डेरियस प्रथम। ये तो ज़्यादा देर तक नहीं रहा भारत के क्षेत्र पर, लेकिन आक्रमण किया था। कौन था भाई? डेरियस प्रथम। फिर ये लौट के चल गया विदेश तरफ। ये यूनान का था, नहीं यूनान नहीं, ईरान का था, यानी फारस का रहने वाला था। कहाँ का था भाई डेरियस प्रथम? तो फारस का रहने वाला था। फारस पहले बोला जाता था फारस, लेकिन अब बोला जाता है ईरान। इन्होंने किया डेरियस प्रथम ने। फिर ये लौट गए। डेरियस तृतीय जब आया, हकमनी वंश का डेरियस तृतीय, तो उसको पराजित कर दिया सिकंदर। उसको कौन मार दिया? सिकंदर ने। और पूरे हकमनी वंश का विनाश कर दिया। और उसके बाद फिर सिकंदर ने भारत की ओर हमला किया। तो मौर्य वंश के पहले दो विदेश के आक्रमणकारियों ने हमला किया। पहला था आपका डेरियस प्रथम, इसी को कहा जाता है डाई बाहु। दूसरा आया सिकंदर। दूसरा कौन आया? सिकंदर। तो आज हम लोग को पढ़ना है सिकंदर के बारे में। उसके बाद आता है इसी का एक सेनापति था सेलुकस निकटर। लेकिन सेलुकस निकटर जब हमला करता है तो उस समय मौर्य वंश मौर्य वंश मगध की गद्दी पर बैठ चुका होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। देखिए, ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। किसका हुआ? यूनानियों का हुआ, यानी यूनान का रहने वाला था आपका सिकंदर। और ईरान का कौन था भाई? डेरियस प्रथम, इसी को कहा गया है डाई बाबू। फारसी शासक, यानी फारस को ही कहा जाता था ईरान। डेरियस तृतीय को कौन मारा था? तो सिकंदर ने युद्ध करके मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया। फारस देश पर कौन अधिकार कर लिया? तो सिकंदर ने अधिकार कर लिया और पूरे हकमनी साम्राज्य का विनाश कर दिया। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था आपका सिकंदर। सिकंदर कौन था? तो इसके बाप का नाम था फिलिप द्वितीय। किसके बाप का? सिकंदर के बाप का। यूनान का था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। इसके इसके माता का नाम था ओलंपियस। क्या नाम था भाई? ओलंपियस। यह अपने पति को जहर का प्याला देकर मार दी थी। ऐसा कहा जाता है कि ओलंपियस जो है, इन्होंने फिलिप द्वितीय को जहर देकर मार दिया था। इसी से हमारी प्रेरित हुई है मुस्कान, लग रहा है। चलो, सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर मेसिडोनियन। क्या नाम था भाई? अलेक्जेंडर मेसिडोनियन। इसका जन्म मेसिडोनिया में हुआ था, यानी मेसिडोनिया को पहले कहा जाता था पेला। कब हुआ था भाई? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसीलिए देखो, इसका नाम अलेक्जेंडर मेसिडोनियम क्यों रहा? क्योंकि इसका जन्म हुआ था आपका मेसिडोनिया में, इसलिए इसका नाम रखा गया मेसिडोनियन। इसकी पत्नी रुकसेना, या फिर इसी का नाम है रोकसेना। रोकसेना के पिता थे फारसी शासक शहीदार। कौन थे भाई? तो एक फारसी शासक था जिसका नाम था शहीदार। इसके घोड़े का नाम था बुके फराल। बुके फेराल, फेराल, बुके फेराल बोलो या फिर बुके फेलस बोलो, या फिर इसी का नाम था वेक्ट्रेफेला। वेक्ट्रेफेला। इनके गुरु का नाम था, इनके यानी सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लेटू। प्लेटू कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे। और इन्हीं को प्लेटू को ही कहा जाता था अल्पातुन। अल्फातुन।
प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और कहा जाता है कि सुकरात को क्या किया गया था न, इनको भी जहर का प्याला देके मार गया था, यानी जहर पिलाकर मार दिया गया था। किसको? तो सुकरात को। सुकरात कौन थे भाई? तो अल्पातुन के गुरु थे, यानी प्लेटो के गुरु थे। भारत में सिकंदर का सबसे पहला आक्रमण या फिर सामना तक्षशिला के राजा से साथ हुआ था। तक्षशिला का राजा हुआ करता था आपका आरंभिक। कौन था? आरंभिक। यानी ये हमारा भारत रहा, मान के चलो ये भारत है, ये भारत है, तो यहाँ पे था आपका तक्षशिला, और तक्षशिला की किसकी राजधानी थी भाई? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, और वहीं के राजा थे आपके आंभिक। कौन थे? आंभिक। तो इन्हीं के साथ पहला मुठभेद हुआ था सिकंदर के साथ। इन्होंने क्या किया? आंभिक ने खुद ही अधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़े। कैसा राजा था? तो वहां के राजा आंभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। तक्षशिला के राजा कौन थे? आंभिक। तो पहला मुठभेद किसके साथ हुआ था सिकंदर का? आंभिक के साथ। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगान पर क्या किया ना? कब्जा कर लिया। किस पर? तो ईरान पर और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन एक पंजाब के ही राजा थे जिनका नाम था पुरु या फिर पोरस। इन्हीं का नाम क्या था? पुरु भी और पोरस भी। इन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया, और ये युद्ध जो हुआ आपका झेलम नदी के पास में हुआ, और इसी युद्ध में क्या किया न, पोरस हार गया, लेकिन युद्ध का सामना किया था। किंतु पोरस की वीरता को देखकर, इसलिए क्या हुआ ना, पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मंत्री बना लिया। अपना क्या किया न? मंत्री बना लिया। और सिकंदर की पत्नी कौन थी? रेक्सेना। इन्होंने क्या किया न, पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध को झेलम या फिर वितस्तता या फिर हाइड स्पीज का युद्ध कहा जाता है। ये आपका रहा भारत। ये क्या रहा? भारत। यहाँ पे तो राजा था कौन? तक्षशिला का राजा आंभिक। इन्होंने जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसी के नीचे आता है पंजाब वाला क्षेत्र, और यहाँ का राजा था का पोरस। इन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया, निडरता पूर्वक युद्ध किया। सिकंदर भले जीत गया, लेकिन पूर्व की वीरता को देखकर इनको क्या अपना मंत्री बना लिया। पोरस को क्या किया ना, अपना मंत्री बना लिया। इनकी पत्नी रेक्सेना ने पोरस को राखी बांधी, और उसके बाद यही जो युद्ध हुआ, ये आपका झेलम नदी है ना, सिंधु नदी का सहायक नदी झेलम नदी, तो यहीं पे हुआ था झेलम नदी में, इसीलिए इसको कहा गया है झेलम या फिर वितस्तता या फिर हाइड स्पीच का युद्ध। कब हुआ था? तो यह मामला हुआ था आपका 326 बीसी में। कब हुआ था भाई? 326 बीसी में। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में हुआ अपनी सेना के साथ भारत से वापस लौट गया। एक साल बाद ही जब पोरस का साथ युद्ध हुआ 326 बीसी में, उसके एक साल बाद, पता है ना बीसी वाला चीज घटता है, बीसी वाला चीज घटता है, तो एक साल पहले यानी 325 बीसी में भारत से वो क्या किया? सिकंदर लौट गया। उसी में 2 साल बाद यानी 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में इनको डायरिया हो गया, और डायरिया हो जाने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। बेबीलोन का झूठा हिराक बनाना 7 अजूबों में से एक था। यानी बेबीलोन जो है वो 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बृहद बढ़ई बृहद नहीं बढ़ई, ये गलत लिखा गया है, यहाँ क्या होगा? बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा था। सिकंदर कितना दिन तक रहा था भाई? 19 महीनों तक, लगभग 2 साल तक रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक का नाम था नियार्कस। क्या नाम था भाई? नियार्कस। इनके साथ एक लेखक आए थे जिनका नाम था नियार्कस। अनोक्रेटस और अनिक्रेटस। सिकंदर हिंदकुश पर्वत यानी खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी यानी हाइफेनिस पार करने से मना कर दिया था।
बताए थे कि क्यों मना कर दिया था भाई, क्योंकि चाणक्य ने क्या अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में घुसा दिया था और फिर वहां पे जहर वाला खेल हो गया था। चलो, सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन सिकंदर की सेना नहीं मानी और सिकंदर की सेना व्यास नदी को सिकंदर उसकी सेना ने व्यास नदी को रेक रूप में देखा। भारत में युद्ध में लाए गए बढ़ने के क्या लिखा गया अभी, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को नहीं पार किया, क्योंकि व्यास नदी को इन्होंने देवों के रूप में देखा। किसको? देवों के रूप में देखा और भारत में युद्ध के लिए आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया। स्थल मार्ग से 325 बीसी में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। भारत से कब लौटा था भाई? 325 बीसी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी में। सिकंदर का स्थल सेनापति सेलुकस निकटर था। यही जाके बाद में क्या करता है? मौर्य वंश की स्थापना के बाद फिर से हमला करता है। जबकि इसका जल सेनापति था नियार्कस। जल सेनापति कौन था? नियार्कस। यही एक लेखक भी था। और थल सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकेटर। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुकीफिलस था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा कहाँ है भाई? तो बेबीलोन में है। सिकंदर का पुत्र था सिकंदर चतुर्थ, जो पत्नी रुकसेना का पुत्र था। बहुत सारा उन लोग को पत्नी हुआ करता था। तो किसका पुत्र था? तो रुकसेना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना के आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे उनकी सेना का मनोबल जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता था। सिकंदर क्या करता था? तो सिकंदर जब कोई युद्ध होता था तो उस युद्ध में सेना ना पहुंचे, उसके आगे ही सिकंदर पहुंच जाते थे और तन के युद्ध करते थे, जिसके कारण उनकी सेना का मनोबल जो है बहुत ही बढ़ जाता था और युद्ध में हमेशा जीते हैं। जितने भी युद्ध लड़े हैं, यानी जितने भी उस टाइम के शहर थे, देश थे, सबको जीत डाला था सिकंदर ने। इसीलिए उसको कहा जाता है विश्व विजेता। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी, उन सभी क्षेत्र को सिकंदर ने क्या किया? न जीत लिया। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। पूरी दुनिया का 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, काबुल को जीत लिया था। किसको? तो एशिया माइनर, इसी को कहा गया है तुर्की, सीरिया, साइप्रस, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, काबुल, सबको क्या किया? जीत लिया। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके अरस्तु नामक गुरु ने दिखाया था। इनका गुरु कौन था भाई? अरस्तु था। और इन्होंने ही पूरी दुनिया जीतने का सपना दिखाया था सिकंदर को। चलिए, सिकंदर समझ में आ गया होगा और नहीं? हाँ, सिकंदर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश का स्थापना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया? तो अपने गुरु चाणक्य की मदद से। किनकी मदद से? अपने गुरु चाणक्य की मदद से। उसमें देखेंगे कि किस प्रकार घनानंद का अंत होता है और मौर्य वंश आके शासन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।